हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ अनुज एंड आज आप लोगों के सामने मैं एक अनदर सर्कुलर लेकर के आया हूँ जो कि आईपीबीआई ने इशू रिसेंटली किया इन द मंथ ऑफ जून 28 जून 2024। एंड ये जो सर्कुलर है बेसिकली फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स टू मॉनिटर द लिक्विडेशन प्रोसेस अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एंड द रेगुलेशन मेड देयर अंडर। बेसिकली अभी इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने सेम इसी टाइप की सर्कुलर के ऊपर डिस्कशन किया था, बट वो वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस के सर्कुलर थी। और ये जो सर्कुलर मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये सर्कुलर बेसिकली लिक्विडेशन प्रोसेस के अंदर इशू किया गया है। तो आप लोगों के सामने मैं एक थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आईबीसी के अंदर दो तरह के लिक्विडेशन प्रोसेस का जिक्र किया गया है। पहले तो वो लिक्विडेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जो कि वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस है। ठीक है, बेसिकली ये लिक्विडेशन प्रोसेस कंपनी अपनी स्वेच्छा से अपनी वॉलंटरी विल के अनुसार करती है। ठीक है, रीज़न जो भी हो, या तो कंपनी जिस पर्पज़ के लिए इनकॉर्पोरेट किया गया था वो पर्पज़ फुलफिल हो गया हो, या कंपनी को आगे कंटिन्यू करना फिजिबल नहीं है और सभी शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि कंपनी को बंद कर दी जाए। तो वट एवर रीजन में भी जो भी दी गई है उस प्रोविजन के तहत कंपनी को वॉलंटरी बंद किया जाएगा। और सेकंड जो लिक्विडेशन प्रोसेस है वो तब स्टार्ट होता है जब कंपनी का रेजोल्यूशन आईबीसी की प्रोविजन के तहत नहीं हो पाता है, या तो कंपनी की कंपनी के लिए कोई रेजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं किया गया हो, रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया गया हो बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, रेजोल्यूशन प्लान फेल हो गया हो। ठीक है, फेलियर ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। तीसरा, एनसीएलटी ने लिक्विडेशन रिजॉल्व कर दिया हो बिकॉज ऑफ की जो रेजोल्यूशन प्लान है वो प्रोविजंस को कॉन्ट्रोवेन करती है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट तो वॉलंटरीली स्टार्ट होती है, सेकंड जो आईबीसी के तहत कंपनी के रेजोल्यूशन नहीं हो पाया उसकी वजह से ये लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो बेसिकली जो आईबीबीआई है वो दोनों ही टाइप के प्रोसेस के लिए, वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस के लिए और कह सकते हो कि कंपल्सरी लिक्विडेशन प्रोसेस के लिए, दोनों ही प्रोसेस के लिए ई फॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स लेकर के आई है और उसके लिए सर्कुलर इशू किया गया है। और ये जो सर्कुलर है 28 जून का सर्कुलर है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये सर्कुलर कंपल्सरी लिक्विडेशन, हम लोग फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, कंपल्सरी लिक्विडेशन जो आईबीसी में जिस कंपनी के रेजुलेशन नहीं हो पाया अब उस कंपनी की लिक्विडेशन हो रही है और उस कंपनी के लिए ये फॉर्म्स लाया गया है। ये जो सर्कुलर नंबर है आईबीबीआई की, आईबीबीआई LIQ 73/2024, बेसिकली दिस इज द सर्कुलर नंबर। इस सर्कुलर से आप इसे सर्च कर सकते हो आईबीबीआई की साइट पे। और ये जो बेसिकली सर्कुलर है वो रजिस्टर्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को इशू किया गया है, ऑल रिकॉग्नाइज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज को इशू किया गया है, ऑल रजिस्टर्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को इशू किया गया है। ठीक है, तो these are the stakeholders to whom this circular has been addressed by the IBBI। एंड जैसे कि आपने सब्जेक्ट लाइन ऑलरेडी देख ही लिए हैं कि जो लिक्विडेशन प्रोसेस है उसको मॉनिटर करने के लिए ई फॉर्म्स को लाया गया है। नाउ ये जो सर्कुलर है इसको मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेबल वे में, फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, मैंने एक अपनी प्रेजेंटेशन में शमअप किया हूँ, तो मैं उस प्रेजेंटेशन से आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो लेट्स गो टू द दैट प्रेजेंटेशन एंड दिस इज़ द माय प्रेजेंटेशन। इसमें हमने ये डाल दिया है कि नो ऑल अबाउट द IBBI circular, IBBI LIQ
73 2024. सो दिस इज द सर्कुलर नंबर, ठीक है। एंड बेसिकली सर्कुलर की इंट्रोडक्शन की यदि के बारे में हम बात करें तो इसमें ही बताया गया है कि ये जो सर्कुलर्स को IBBI ने एज यूजुअल सेक्शन 196 के तहत इशू किया है। ये तो कॉमन है, जो कि IBBI को अथॉरिटी देती है सर्कुलर्स को इशू करने के लिए। एंड इसमें ये कहा गया है, सेकेंड पैरा में ये चीज़ें हैं कि ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस जो लिक्विडेटर होते हैं वो क्या करते हैं, क्लेम को इनवाइट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे क्लेम को इनवाइट करते हैं लिक्विडेशन स्टार्ट होने के बाद। उसके बाद फॉर्म लिक्विडेशन स्टेट और उस क्लेम के बेसिस पे एंड जो भी कंपनी की एसेट्स हैं उसकी स्टडी करने के बाद एक लिक्विडेशन स्टेट को फॉर्म करता है। उसके बाद endeavors टू सेल द एसेट्स इन कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स। अब लिक्विडेशन स्टेट में जो भी एसेट्स हैं कंपनी विच इज अंडर लिक्विडेशन, उस एसेट्स को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स। एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है वो जो प्रोसीड्स रियलाइज होता है फ्रॉम द सेल ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट्स, ठीक है, उस प्रोसीड्स को स्टेक होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली वाटरफॉल मैकेनिज्म जो है सेक्शन 53 है IBC के अंदर, उस प्रोविजन के तहत बेसिकली क्या किया जाएगा, प्रोसीड्स को, जो भी प्रोसीड्स सेल प्रोसीड्स आएगी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो दिस इज द ऑल अबाउट इन पैरा सेकेंड। पैरा थर्ड जो है ये क्या कहता है कि द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल functioning as a liquidator is also required to ensure the compliance with the legal requirement and reporting to the adjudicating authority and the IBBI. Presently, the IP submits details regarding the liquidation process to the board through the emails, ठीक है, which is time consuming and inefficient। देखो guys, जो लिक्विडेटर होता है उसके ऊपर लिक्विडेटर बनने के साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो लिक्विडेटर का होता है, ठीक है, वो कह सकते हो कि एक तो स्टेक होल्डर्स के अगेंस्ट टूवर्ड्स स्टेक होल्डर्स तो होता ही होता है। सेकंड AA जो कि कह सकते हो NCLT के अगेंस्ट के लिए भी होती है। थर्ड जो होता है IBBI, है ना, इसकी रिस्पेक्ट में भी होता है। फोर्थ कह सकते हो कि IPA जो एजेंसीज होती हैं उनके लिए भी कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कंप्लाइंस की रिपोर्टिंग करना। तो लिक्विडेटर जो है फंक्शनिंग, अपनी इन तमाम फंक्शनिंग को डिस्चार्ज करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है और टाइम टू टाइम जो भी रिपोर्टिंग करना होता है वो इन सारे एजेंसीज को करता है। बट एज ऑफ नाउ कह सकते हो कि बिफोर टिल द डेट ऑफ इशू ऑफ द सर्कुलर जितने भी रिपोर्टिंग हुआ करता था, मोस्टली जो IBBI की रिपोर्टिंग होती थी वो लिक्विडेटर ईमेल के थ्रू करता था, ठीक है। अब ईमेल के थ्रू जो रिपोर्टिंग होती थी उसमें कुछ एक कह सकते हो कि कमियां थी। कमियां ये थी कि वो जो प्रोसेस था थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हुआ करता था एंड इनएफिशिएंट भी, इसलिए हम लोग कह सकते थे। कई एक बार ईमेल स्पैम में चला गया, कई एक बार ईमेल बाउंस बैक हो गया, कई एक बार ईमेल चला गया बट जो एड्रेस ही है उसको नहीं मिल पाया। तो देयर यूज्ड टू बी सो मैनी डिफेक्ट्स इन मैनुअल सेंडिंग ऑफ द ईमेल। ईमेल की जो प्रोसेस होता था उसमें बहुत सारी कमियां थी, इसलिए IBBI ने इस चीज़ को नोटिस किया और एक ऑनलाइन कह सकते हो कि ई मॉनिटरिंग फॉर्म्स, कह सकते हो कि जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ये है सर्कुलर इशू किया गया है उसका क्या पर्पस है। तो बेसिकली टू ईज द कंप्लाइंस बटन फॉर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, ठीक है, 3-4 फॉर्म्स इशू किया गया है डेवलप्ड बाय द बोर्ड टू capture the details of the liquidation process, ठीक है। These forms are crucial for the liquidation process under the liquid insolvency and bankruptcy code, ठीक है, as they facilitate systematic and transparent record keeping
and seamless reporting. The key benefits of these forms include enhancing the efficiency and effectiveness of liquidation process. ठीक है, enhancing the efficiency and effectiveness of the liquidation process, allowing the liquidator to easily access and submit the forms online, reducing the delays and improving the efficiency. उसके बाद minimizing the likelihood of the errors and omission, ensure more accurate and reliable information. So guys, कह सकते हैं कि इस पर्पस के साथ जो ऑनलाइन फॉर्म्स को डिजाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद एन ओवरव्यू ऑफ द फॉर्म्स देखो, टोटल 4 फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस की गई है जो कि अलग अलग टाइम पे लिक्विडेटर को सबमिट करना है, आईबीबीआई को, ठीक है। हम लोग सभी फॉर्म्स को वन बाय वन देखेंगे और इसका क्या टाइमलाइन है सबमिट करने का वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा फॉर्म्स है LIQ, दैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिक्विडेशन 1। ये जो फॉर्म्स है फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, जिस दिन आईसीडी होती है, लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से लेकर के पब्लिक अनाउंसमेंट, ठीक है, विद इन 5 डेज के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट करना होता है। तो जिस दिन लिक्विडेशन स्टार्ट होता है उस दिन से लेकर के पब्लिक अनाउंसमेंट तक की जो भी है डिटेल्स इस फॉर्म के अंदर कैप्चर करना है, इस फॉर्म्स के अंदर प्रोवाइड करना है। एंड दिस इंक्लूड्स द डिटेल्स ऑफ द लिक्विडेटर, कॉर्पोरेट डेटर एंड द लिक्विडेटर फी। तो इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताया गया है कि एक तो आपको कॉर्पोरेट डेटर्स की डिटेल्स देनी है, ठीक है, उसके डिटेल्स ऑफ द लिक्विडेटर का डिटेल्स देना है, और थर्ड जो है लिक्विडेटर की फ़ी के बारे में हमारे को बताना है। नेक्स्ट, जब हमारे को ये पता चल ही गया है कि इस फॉर्म के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना है, तो सेकंड चीज़ जो आती है कि इस फॉर्म को कब तक फाइल करना है। तो गाइस देखो, ये जो फॉर्म्स को सबमिट करना है ऑन और बिफोर द 10th डे ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ आफ्टर अ पब्लिक अनाउंसमेंट हैज बीन मेड, ठीक है। तो ऑन और बिफोर 10th डे ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड देन सब्सिक्वेंट, ऑन और बिफोर 10th डे मीन्स सपोज करो कि हमने जो फॉर्म्स, हमारे जो लिक्विडेशन कमेंस होती है in the month of अक्टूबर 2024, ठीक है। आज लेट से कि आज हमारा 20th ऑफ अक्टूबर है, ठीक है। तो हमारे को जो फॉर्म सबमिट करना है वो कब तक करने हैं, नवंबर में नहीं करना है, हमें 10th ऑफ दिसंबर को या उससे पहले हमारे को ये फॉर्म सबमिट करना है। सो दिस इज द timelines for submitting this LIQ form 1। सेकेंड जो चीज़ है LIQ2, लिक्विडेशन फॉर्म 2। इस फॉर्म में क्या है, पब्लिक अनाउंसमेंट से लेकर के टिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। पब्लिक अनाउंसमेंट तक तो हमने यहाँ पे दे दिया, तो पब्लिक अनाउंसमेंट से लेकर के जो प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करते हैं, आपको पता ही होगा कि लिक्विडेटर को क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करना होता है एनसीएलटी को, और उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में थ्रू आउट द क्वार्टर जो भी डेवलपमेंट होता है लिक्विडेशन प्रोसेस में उस चीज़ को कैप्चर की जाती है और एनसीएलटी में सबमिट किया जाता है। तो बेसिकली इस LIQ फॉर्म 2 जो है पब्लिक अनाउंसमेंट से लेकर के प्रोग्रेस रिपोर्ट तक की जो भी डिटेल्स हैं उस डिटेल्स को सबमिट करना है। ब्रॉडली हम लोग कह सकते हैं कि इस फॉर्म्स के अंदर डिटेल्स ऑफ वैल्यूएशन देना होता है, शेल के बारे में बताना होता है, लिटिगेशंस जो है उसके बारे में बताना होता है, और फूफे जो प्रिफरेंशियल अंडरवैल्यूड फ्रॉडुलेंट एंड एक्सटॉर्शनेट ट्रांजैक्शंस होती है उसके भी डिटेल्स बताना होता है। एसएससी मीटिंग, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, ये सारे भी चीज़ को हमारे को बताना है कि थ्रू आउट द क्वार्टर कितने एसएससी मीटिंग्स हुए हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की डिटेल्स भी यहाँ पे देना होता है। नाउ अब हमारे को ये तो पता चल गया कि इस फॉर्म LIQ2 के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आती है कि इस फॉर्म्स को कब तक हमारे को सबमिट करना है। तो गाइज इसका भी जो ड्यू डेट है फॉर्म सबमिट करने का वो सिमिलर टू द LIQ1 है, ऑन और बिफोर 10th डे ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ आफ्टर सबमिशन ऑफ द प्रोग्रेस रिपोर्ट टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी।
ठीक है। सो गाइस, दिस इज द LIQ फॉर्म 2 के बारे में हमने सारे डिस्कशन कर ली। थर्ड जो है LIQ फॉर्म 3, बेसिकली इस फॉर्म्स के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन देना है और कहाँ से कहाँ तक की इंफॉर्मेशन देना है वो देखो। इसमें लास्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द एप्लीकेशन फॉर द डिजोल्यूशन, लास्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट से लेकर के एप्लीकेशन, जो डिजोल्यूशन एप्लीकेशन लगाते हैं उस डेट तक की सारी कहानी हमारे को बताना है। दिस फॉर्म इंक्लूड्स द डिटेल ऑफ द अनक्लेम्ड प्रोसीड्स, यदि कंपनी में कोई अनक्लेम प्रोसीड्स है तो उसका डिटेल्स इसमें आ जाएगा, सेल्स के बारे में आ जाएगा, लिटिगेशंस है कोई पेंडिंग उसका डिटेल्स देना होगा, प्रूफ ट्रांजेक्शन्स हैं कोई प्रूफ एप्लीकेशन पेंडिंग है वो देना होगा, रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द प्रोसीड्स, रिसीट्स एंड पेमेंट, ये तमाम डिटेल्स जो है LIQ फॉर्म 3 के अंदर हमारे को बताना पड़ता है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आता है LIQ फॉर्म 3 का कि इसकी ड्यू डेट क्या होगा। तो एज यूजुअल जो हमारा LIQ 1 और 2 की डेट है उसी तरीके का इसका भी ड्यू डेट होती है, on or before the 10th day of the subsequent month after the submission of the dissolution और क्लोजर एप्लीकेशंस। डिसोल्यूशन तब होगा जब कंपनी की डिसोल्यूशन हो रही है, क्लोजर तब होगा जब कंपनी में सपोज करो कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो गया या फिर किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट या फिर कंपनी की गोइंग कंसर्न सेल हो जाती है तो उस केस में क्लोजर होता है। सो दिस वाज the LIQ form 3 and the details we need to provide under LIQ form 3 and its due date. थर्ड जो फोर्थ कह सकते हैं जो LIQ फॉर्म 4 है, इसमें हमारे को क्या देना है। तो बेसिकली डिसोल्यूशन एप्लीकेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर डिसोल्यूशन टू द ऑर्डर ऑफ द डिसोल्यूशन, जिस दिन हम लोग एप्लीकेशन लगाते हैं उस दिन से लेकर के जिस दिन तक ऑर्डर नहीं आ जाता NCLT का उस दिन तक की सारे इंफॉर्मेशन को इस फॉर्म्स के अंदर प्रोवाइड करना है। दिस इंक्लूड्स द डिटेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस of the proceeds, receipt and payments. The details required in these forms are carried forward from the last progress report and hence need not to be filled again. तो guys इस फॉर्म के अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो LIQ 3 हम सबमिट करते हैं उससे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, तो वी नीड नॉट टू fill afresh the details of again which has been already provided in LIQ form 3. थर्ड जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आती है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है ड्यू डेट ऑफ सबमिटिंग LIQ फॉर्म 4। तो ऑन और बिफोर द 14th डे ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, क्लोजर ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। तो जिस दिन भी ऑर्डर आ जाता है डिसोल्यूशन का या फिर क्लोजर का, वहाँ 40 डेज के अंदर हमारे को ये फॉर्म सबमिट करना है। अप्लीकेबिलिटी ऑफ द सर्कुलर्स, ये जो सर्कुलर है बेसिकली कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होगा। तो गाइस इसकी जो अप्लीकेबिलिटी है कह सकते हो कि इट इज़ डायरेक्टेड दैट IP शैल फाइल द फॉर्म्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, इस फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिकली IBBI की वेबसाइट पे जाकर के सबमिट करना होगा और विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम लाइन ऑफ ऑल द केसेस वेयर द लिक्विडेशन ऑर्डर इज पास्ड ऑन और आफ्टर इशुएंस ऑफ दिस सर्कुलर, ठीक है। तो जो टाइम लाइन है उसके हिसाब से करना है। लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है आफ्टर इशुएंस ऑफ द सर्कुलर एंड जो हमारा नेक्स्ट केसेस है फॉर ऑनगोइंग केसेस, जो केसेस अभी चल रही है, मतलब इस सर्कुलर इशू करने से पहले जो मैटर चल रहा है, तो cases in which no applications for the dissolution of the corporate data or the closure of the liquidation process has been filed shall file form LIQ 1 and LIQ 2, ठीक है, for the March 2024 quarter latest by 30th September, जो ongoing assignment है उसके लिए, ठीक है। थर्ड क्या है, cases where the application for dissolution of the corporate data or closure of the liquidation process has been filed with the adjudicating authority shall file LIQ 1, LIQ 2 for the last quarter of the process and LIQ third by 30th of September. Fourth दो cases है where in cases where an order for the closure of the liquidation process or dissolution of the corporate debtor has been ordered by the adjudicating authority shall file LIQ 1, LIQ 2, ठीक है, for the last quarter and LIQ 3 and LIQ 4 by latest by 30th September.
वो सभी केसेस जिसमें या तो रिजोल्यूशन हो गई है या फिर क्लोजर ऑर्डर पास हो चुका है, तो उन इस केसेस में फोर्थ कैटेगरी के केस में हमारे को सारे फॉर्म्स सबमिट करने हैं। फोर्थ जो चार के चार फॉर्म है उसको सबमिट करने हैं, एंड द डेट ऑफ द सबमिटिंग एल आई क्यू फॉर्म फोर जो है वो 30 सितंबर होगा। तो बाई 30 सितंबर इस फॉर्म को सबमिट हमारे को करना है। जैसे कि फर्दर इसमें एक अदर चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ऑल दो ये जो लास्ट डेट सबमिट करने का 30 सितंबर था, बट रिसेंटली IBBI ने ऑन 9 अक्टूबर को एक फ्रेश सर्कुलर लेकर के आई है, और उस सर्कुलर में जो डेट था फॉर सबमिशन ऑफ द मॉनिटरिंग फॉर्म इन वॉलंटरी लिक्विडेशन और लिक्विडेशन प्रोसेस हैज़ बीन एक्सटेंडेड, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और हम लोग देखेंगे उस सर्कुलर के ऊपर भी, जिस सर्कुलर में एक्सटेंशन दी गई है उस सर्कुलर के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन फाइलिंग क्या है? तो देखो, कॉन्सिक्वेंसेस की हम यदि बात करते हैं तो गाइस एक तो ये होगा कि फेलियर यदि आप फेल करते हो इस फॉर्म को सबमिट करने में, या फिर इस फॉर्म के अंदर जो भी आप डिटेल्स देते हो दैट इज़ इनकरेक्ट, तो इसकी अपनी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, लेट फाइलिंग के लिए आपको पेनल्टी देना पड़ जाएगा, पेनल्टी के ऊपर GST देना पड़ जाएगा, और इनएक्यूरेट डिटेल्स देते हो तो फिर से आपको ये फॉर्म सबमिट करना पड़ सकता है, और सबमिट नहीं करते तो आपको ये फिर रिन्यूअल में भी दिक्कतें आएगा। सो दीज वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन फाइलिंग, इनएक्यूरेट फाइलिंग और डिलेड फाइलिंग। ठीक है, स्टेप्स फॉर फाइलिंग द ये जो फॉर्म्स हैं इसको फाइल करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जितने भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं उन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल होती है। उस लॉगिन क्रीडेंशियल के थ्रू आप IBBI के साइट पे जा कर के अपनी डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे। डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे तो आप ऑन द टॉप यू विल बी लुकिंग चेकिंग आउट, देयर इज पॉपअप बटन, वहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा कि लिक्विडेशन फॉर्म और वॉलंटरी लिक्विडेशन फॉर्म सबमिट करना है, तो वहाँ पे क्लिक करते ही आपको आपकी ऑनलाइन जो डैशबोर्ड है उसमें शो करने लगेगा कि हाउ मेनी असाइनमेंट्स यू आर हैविंग विच इज़ अंडर द लिक्विडेशन और वॉलंटरी लिक्विडेशन। उसके बाद आप असाइनमेंट्स की डिटेल वहाँ पे चेक कर पाएंगे, और उस डिटेल्स उस पर्टिकुलर असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करके आप जो भी डिटेल्स है वो सबमिट कर पाएंगे। तो ज़्यादा कुछ है नहीं ऑनलाइन सबमिट करने के लिए, बेसिकली आपके पास वो अपना यूज़र ID एंड पासवर्ड होनी चाहिए। एंड आप लोगों के सामने एक मैं फर्दर वीडियो अनदर वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें कि हम प्रैक्टिकली कैसे फॉर्म्स को सबमिट करना है वो भी बताएंगे। सो ये तो हमारा सर्कुलर था बेसिकली मॉनिटरिंग फॉर्म्स जो कि लिक्विडेशन प्रोसेस में हमारे को सबमिट करना है। और आप लोगों के सामने जो एक्सटेंशन वाली सर्कुलर है उसको भी मैं दिखाता हूँ। देखो, ये जो 9 अक्टूबर को ये सर्कुलर इशू किया गया है IBBI के द्वारा, और सेम ये सर्कुलर्स को भी इन तीन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको दिया गया है, और सब्जेक्ट लाइन में आप देख पा रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फाइलिंग ऑफ द फॉर्म्स टू मॉनिटर द लिक्विडेशन प्रोसेस। ठीक है, अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एंड द रेगुलेशन मेड देयर अंडर। अब यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है, और इसमें इन्होंने बता दिया है कि ये जो है कंसिडरिंग द अबव मेंशन representation and the difficulties faced by the liquidator, it has been decided to extend the last date of submission of the forms till 30/11/2024। गाइज देखो, ये जो फॉर्म्स है मैंने तो बहुत सारे फॉर्म्स को सबमिट किया है, चाहे वो वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस का हो चाहे लिक्विडेशन प्रोसेस के अंदर हो, और सडनली जो पुराने असाइनमेंट्स होती है उस असाइनमेंट्स की डिटेल्स को सबमिट करने में दिक्कतें तो आती ही आती है, but somehow I managed to submit all details or file the forms for my all the assignments which is under the voluntary liquidation process or liquidation process before 30th of September। so मेरे लिए तो ये एक्सटेंशन ज़्यादा रेलिवेंट है नहीं, बट सडनली उन सारे प्रोफेशनल जिनके पास बहुत सारे असाइनमेंट्स है वॉलंटरी लिक्विडेशन की और लिक्विडेशन प्रोसेस, और उन्होंने 30 सितंबर तक फाइल नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये जो सर्कुलर है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, बिकॉज उनको एक टाइम मिल जाएगी प्रॉपरली फॉर्म को सबमिट करने के लिए। क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है,
और बहुत सारे डिटेल्स को उसमें प्रोवाइड करना होता है जो कि रेडली अवेलेबल नहीं होते हैं। उन तमाम असाइनमेंट्स जो कि जिसमें डिसोल्यूशन ऑर्डर पास हो चुका है या फिर क्लोजर ऑर्डर पास हो चुका है वे बैक इन 3 to 4 years, तो उसकी डिटेल्स को कलेक्ट करके सबमिट करना लिटिल बिट डिफ़िकल्ट हो जाता है। और गाइस अनदर जो चीज़ है कि आप लोगों को यदि इसमें कोई further queries है तो you are most welcome to ask me, and my number is here, and I also mentioning my number uh, here, so you can just contact me in case you are having any queries. So my mobile number is 9555613873. I will be very happy to resolve your queries. So guys, thank you very much for watching this video, and आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है तो उन तमाम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स तक ज़रूर शेयर करें जिनको इस वीडियो से कोई हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच।